वेलकम टू तालिम मेडिकल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन सेल। देखते हैं ह्यूमन सेल क्या होती है। देखिए, सेल बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। बहुत सारी सेल आपस में मिल करके हमारी बॉडी को बनाती है। देखिए, हमारी बॉडी का ढांचा या स्ट्रक्चर सेल बनाती है। देखिए, सेल ईंट की तरह होती है। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे ईंट आपस में मिल करके एक बिल्डिंग को बनाते हैं, उसी तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी सेल आपस में मिल करके हमारी बॉडी को बनाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए ये बहुत सारे ईंट आपस में मिल करके दीवार बनाते हैं, उसी तरीके से बहुत सारी सेल आपस में मिल करके टिश्यू बनाते हैं। देखिए, बहुत सारी दीवार आपस में मिल करके रूम को बनाते हैं। देखिए, उसी तरीके से बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल करके ऑर्गन को बनाते हैं। देखिए, बहुत सारे रूम आपस में मिल करके फ्लोर बनाते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिल करके सिस्टम को बनाते हैं। देखिए, बहुत सारे फ्लोर आपस में मिल करके एक बिल्डिंग को बनाते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे सिस्टम आपस में मिल करके बॉडी को बनाते हैं। तो हमने देखा बॉडी की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है। तो हमारी बॉडी को बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट ईंट होती है, उसी तरीके से एक ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट सेल होती है। ये सेल ही हमारी बॉडी का फंक्शन करती है। जो भी हमारी बॉडी फंक्शन करती है, ये सेल की वजह से करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, खाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, ये किसकी वजह से करते हैं? ये सेल की वजह से करते हैं। देखिए, सेल की साइज अलग अलग होती है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए ओवम सेल एक फीमेल सेल होती है। ओवम सेल बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। देखिए, स्पर्म सेल एक मेल सेल होती है। स्पर्म सेल बॉडी की सबसे छोटी सेल होती है। इस सेल की शेप भी अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये नर्व सेल है। नर्व सेल का शेप लंबा होता है या कह सकते हैं कि इलोंगेटेड होता है, जबकि ये रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल का शेप स्फेरिकल होता है या कह सकते हैं कि रेड ब्लड सेल का शेप गोलाकार होता है। जो सेल्स है उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नर्व सेल हमारी पूरी बॉडी में सिग्नल को पहुंचाती हैं, जबकि मसल सेल हमारी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं। इस तरीके से हमने देखा जो सेल्स होती हैं उनके साइज अलग होते हैं, उनके शेप अलग होते हैं और उनके फंक्शन भी अलग होते हैं। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स स्टडी करना। तो सेल की स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है। ओवम सेल बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, जबकि स्पर्म सेल बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। देखिए, सेल इतनी छोटी होती है कि उसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। देखिए, सेल को सिर्फ सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अब हम लोग सेल की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। देखिए, सेल की हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सेल की डिस्कवरी सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की। लेकिन रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं की थी। देखिए, रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था उसकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत कम थी। इस मैग्निफिकेशन पावर बहुत कम होने की वजह से उनको सेल के अंदर बहुत कुछ नहीं दिख रहा था। देखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की कैसे डिस्कवरी की थी। देखिए, रॉबर्ट हुक ने कॉक सेल लिया। कॉक सेल की एक थिन स्लाइड बनाई। इस थिन स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। माइक्रोस्कोप के अंदर रॉबर्ट हुक ने देखा कि ये कॉक सेल एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रही है। तो इस मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो स्ट्रक्चर जो दिखा माइक्रोस्कोप के अंदर, रॉबर्ट हुक ने उसका नाम सेल दिया। लेकिन रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में देखा कि उसमें कोई मोमेंट नहीं दिख रहा था। उस सेल में कोई मोमेंट नहीं दिख रहा था और ना कोई उसकी कोई सेल की और कोई डिटेल नहीं दिख रही थी।
ना तो सेल के अंदर कोई मोमेंट दिख रहा था, न सेल चल रही थी, न सेल फिर रही थी, और न सेल के अंदर और कोई भी डिटेल उनको नहीं दिख पा रहा था। तो इसलिए इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की। देखिए, उसके बाद दूसरे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम एंटोनी वॉन लीवनहुक था। एंटोनी वॉन लीवनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की। देखिए, एंटोनी वॉन लीवनहुक ने 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की। देखिए, एंटोनी वॉन लीवनहुक ने कैसे लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। देखिए, एंटोनी वॉन लीवनहुक ने अपने हाथ से खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। उस माइक्रोस्कोप को बनाने के बाद उन्होंने देखा कि सेल के अंदर मोमेंट है, सेल मूव कर रही है, सेल चल रही है, सेल फिर रही है। तो इस बेसिस पे एंटोनी वॉन लीवनहुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। ठीक है, देखिए, इन्होंने, एंटोनी वॉन लीवनहुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी कैसे की, क्योंकि जो है एंटोनी वॉन लीवनहुक का जो माइक्रोस्कोप था उसकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज्यादा थी। तो इस मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से एंटोनी वॉन लीवनहुक को बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर माइक्रोस्कोप में दिख रहा था कि सेल के अंदर मूवमेंट हो रहा है, सेल चल रही है, सेल फिर रही है, सेल के अंदर और भी डिटेल उनको दिखी। देखिए, अब देखते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी थी। देखिए, सेल थ्योरी मैथियास श्लेडन और थियोडोर शॉन ने दी थी। देखिए, मैथियास श्लेडन एक जर्मन के साइंटिस्ट थे। मैथियास श्लेडन जर्मन के रहने वाले थे। मैथियास श्लेडन बॉटनिस्ट थे। हम अच्छे तरीके से जानते हैं, जो बॉटनिस्ट होते हैं वो स्पेशली प्लांट सेल की स्टडी करते हैं। तो मैथियास श्लेडन ने प्लांट सेल की स्टडी की और उन्होंने देखा कि प्लांट सेल डिफरेंट टाइप के सेल के बने होते हैं। देखिए, मैथियास श्लेडन ने प्लांट सेल की स्टडी 1838 में की थी। थियोडोर शॉन एक ज़ूलॉजिस्ट थे। तो ज़ूलॉजिस्ट हम लोग अच्छे तरीके जानते हैं, ज़ूलॉजिस्ट स्पेशली एनिमल सेल के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, थियोडोर शॉन ने 1839 में एनिमल सेल की स्टडी की। 1839 में थियोडोर शॉन ने देखा कि एनिमल सेल के बाहर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन का नाम उन्होंने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की थी? 1839 में थियोडोर शॉन ने की थी। थियोडोर शॉन ज़ूलॉजिस्ट थे, लेकिन ये ज़ूलॉजिस्ट होते हुए भी इन्होंने प्लांट सेल के बारे में एक बहुत स्पेशल, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। वो इम्पोर्टेंट बात या महत्वपूर्ण बात ये है कि थियोडोर शॉन ने बताया कि सेल वॉल प्लांट सेल की एक यूनिक फीचर होती है। देखिए, थियोडोर शॉन ने बताया कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं। देखिए, मैथियास श्लेडन और थियोडोर शॉन ने सेल के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन मैथियास श्लेडन और थियोडोर शॉन ने सेल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं बता सके। वो इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि कैसे एक नई सेल पुरानी सेल से बनती है। देखिए, इसलिए मैथियास श्लेडन और थियोडोर शॉन की थ्योरी को मॉडिफाई करना पड़ा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ वर्शा। तो रुडोल्फ वर्शा ने मैथियास श्लेडन और थियोडोर शॉन की थ्योरी को मॉडिफाई किया। देखिए, 1855 में रुडोल्फ वर्शा ने बताया कि नई सेल पुरानी सेल से बनती है। जैसे एग्जांपल के लिए, ये पुरानी सेल है, ये इस पुरानी सेल से ये दो नई सेल बनी हुई है। ये दो नई सेल जो बनी है ये अपनी पुरानी सेल से बनी हुई है। देखिए, जो नई सेल ये दो जो बनी है, इस नई सेल को डॉटर सेल कहते हैं, और ये नई सेल जिस पुरानी सेल से बनी है, इस पुरानी सेल को पेरेंट सेल कहते हैं। अब हम लोग ह्यूमन सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। देखिए, ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर मेनली 3 पार्ट से बना होता है। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म, नंबर 3 न्यूक्लियस। ये तीनों पार्ट आपस में मिल करके ह्यूमन सेल बनाते हैं। जैसे ये ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर है।
तो नंबर वन सेल मेम्ब्रेन, ये देखिए ये जो सबसे आउटर सबसे बाहरी जो मेम्ब्रेन दिख रही है, इस मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। देखिए सेल मेम्ब्रेन सेल की बाउंड्री बनाती है। सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग को बनाती है। सेल मेम्ब्रेन सेल की प्रोटेक्शन करती है। देखिए सेल मेम्ब्रेन सेल की कैसे प्रोटेक्शन करती है, क्योंकि मान लीजिए अगर बाहर से कोई हार्मफुल या कोई नुकसान करने वाली चीजें सेल के अंदर आना चाहती है, तो सेल मेम्ब्रेन उसको सेल के अंदर नहीं आने देती है। तो इस तरीके से हमारी सेल मेम्ब्रेन सेल की प्रोटेक्शन करती है। नंबर टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेल की तरह सब्सटेंस होते हैं। देखिए साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इस न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए साइटोप्लाज्म एक जेल की तरह होता है। साइटोप्लाज्म में दो पार्ट होते हैं। नंबर वन साइटोसोल, नंबर दो सेल ऑर्गेनेल। देखिए साइटोसोल जो एक लिक्विड की तरह साइटोप्लाज्म में रहता है। देखिए साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड वाला एरिया या फ्लूइड वाला एरिया होता है, उसको साइटोसोल बोलते हैं। नंबर टू सेल ऑर्गेनेल। देखिए सेल ऑर्गेनेल स्मॉल ऑर्गन को बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेल हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए सेल ऑर्गेनेल इस साइटोसोल में फ्लोट करता है, या कह सकते हैं कि सेल ऑर्गेनेल इस साइटोसोल में तैरता रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से होते हैं। नंबर वन माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को बनाता है। नंबर टू गोल्गी बॉडी। ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है साइटोप्लाज्म में, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं गोल्गी बॉडी। ये गोल्गी बॉडी क्या करता है, ये प्रोटीन को मॉडिफिकेशन करता है, ये प्रोटीन का पैकिंग करता है, ये प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। नंबर वन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर दो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिस पर राइबोसोम होते हैं, या कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके सरफेस पर राइबोसोम होते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये छोटे छोटे ये ग्रेनुल की तरह स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को राइबोसोम कहते हैं। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को क्यों बनाता है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है या प्रोटीन को बनाता है। नंबर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिस पर या जिसके सरफेस पर कोई राइबोसोम नहीं होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की, स्टेरॉइड की और सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन करता है। नंबर फोर लाइसोसोम। देखिए ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसको लाइसोसोम कहते हैं। इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। देखिए ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हमेशा तोड़ने का काम करते हैं। देखिए होता क्या है, जब सेल डैमेज हो जाती है तो ये लाइसोसोम अपने अंदर से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को रिलीज करते हैं। ये हाइड्रोलाइसिस एंजाइम सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है या सेल को नष्ट कर देता है। नंबर फिफ्थ वैक्यूल। ये स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म के अंदर दिख रहा है, इसे वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल एक सैक की तरह स्ट्रक्चर होता है। ये वैक्यूल फूड प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। देखिए एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटे वैक्यूल होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़े वैक्यूल होते हैं। नंबर सिक्स राइबोसोम। ये स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म के अंदर दिख रहा है, इसको राइबोसोम कहते हैं। और ये जो है स्ट्रक्चर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो दिख रहा है, इसको भी राइबोसोम कहते हैं। देखिए राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली भी मूव कर रहा है, और राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ भी होता है। हम कह सकते हैं कि राइबोसोम फ्रीली भी साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करता है, और राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा भी रहता है। ठीक है, देखिए ये राइबोसोम मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस
ऑर्गेनेली होता है। देखिए राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन राइबोसोम का है, राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। नंबर 7 सेंट्रोजोम। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को सेंट्रोजोम कहते हैं। सेंट्रोजोम न्यूक्लियस के बहुत करीब प्रेजेंट रहता है। सेंट्रोजोम भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है। देखिए सेंट्रोजोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इस तरीके से हम लोगों ने साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया। नंबर 3 न्यूक्लियस। ये जो सेल के सेंटर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहते हैं। देखिए न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोलर भी कहते हैं। देखिए न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस ही सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी का बनाना। तो जब एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया कम बनाता है तो ये न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया को ऑर्डर देता है कि आप एनर्जी कम क्यों बना रहे हैं, आप एनर्जी ज्यादा बनाइए। तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी ज्यादा बनाने लगता है। मान लीजिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का बहुत ज्यादा बनाता है तो और हमारी बॉडी को एनर्जी कम चाहिए, तो उस समय ये न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया से कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आप एनर्जी ज्यादा बना रहे हैं, आप एनर्जी कम बनाइए। उसी तरीके से ये राइबोसोम है। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो जब राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत ज्यादा करता है तो ये न्यूक्लियस राइबोसोम से कहता है कि राइबोसोम आप प्रोटीन बहुत ज्यादा बना रहे हैं, आप प्रोटीन ज्यादा ना बनाएं। तो राइबोसोम प्रोटीन कम बनाने लगता है। तो इसका मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये सेल का ब्रेन है, ये सेल का कंट्रोलर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है, न्यूक्लियस सेल का कंट्रोलर है। ये जिसको जो हुक्म जो आदेश देता है उसको करना पड़ता है। न्यूक्लियस मेनली 3 स्ट्रक्चर का बना होता है। नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो देख रहे हैं ये न्यूक्लियस के बाहर जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इनवेलप भी बोलते हैं। नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म ये जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को छोड़ करके बाकी जो स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। नंबर 3 न्यूक्लियोलस। देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। अब हम लोग सेल के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। देखिए सेल ही हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर बनाता है और सेल ही हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। देखिए बहुत सारी सेल आपस में मिल करके हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर ही हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। नंबर 2 एनर्जी प्रोडक्शन। देखिए सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। नंबर 3 प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए सेल के अंदर राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं या प्रोटीन को बनाते हैं। नंबर 4 रिप्रोडक्शन। देखिए सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। देखिए सेल रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करती है? देखिए ये स्पर्म सेल और ओवम सेल जब आपस में मिलती हैं तो जाइगोट को फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट फिर फीटस बनाती है, फिर फीटस से ही बेबी बनता है। इस तरीके से सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। नंबर 5 ग्रोथ। देखिए सेल ग्रोथ करवाती है, क्योंकि हम जानते हैं 1 से 2, 2 से 4 सेल बनती हैं। इस तरीके से जो सेल जो बनती हैं 1 से 2, 2 से 4 बनती है। इससे हमारी क्या बॉडी की ग्रोथ होती है। नंबर 6 ट्रांसपोर्ट। देखिए क्या है, सेल ही हमारे न्यूट्रिशन को बॉडी की एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। नंबर 7 मेटाबॉलिज्म। देखिए सेल में साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में हर वक्त केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज तालिब मेडिकल एकेडमी।